Hi, hello, Jai Jagannath. I am Dr. Sandeep and welcome you all to my channel Utkal Physiotherapy, the name behind a painless life. हर बार की तरह चलिए आज डिस्कशन करते हैं और जानते हैं एक नया हेल्थ टॉपिक के ऊपर जो कि है शोल्डर पेन या कंधे का दर्द। चलिए जानते हैं इसका रीजंस क्या है, इसका कारण क्या है, ये क्यों होते हैं और होने से अंदर हमारा शोल्डर का क्या एक्चुअली खराब होता है, क्या इंजरी होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें क्या क्या मेडिसिन दिया जाता है, क्या इंजेक्शंस दिया जाता है, फिजियोथेरेपी कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और लास्ट में कौन से केसेस में सर्जरी किया जाता है। चलिए जानते हैं। देखिए, डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो कि हमारा कंधे का कारण या शोल्डर पेन का कारण हो जाता है। जैसे कि हमारा हो गया कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, कहाँ गिर गए हम, उसके वजह से कंधे पे चोट लगता है, उसके वजह से इंजरी होता है। दूसरा चीज़ हो गया जिम हम जाते हैं, वहाँ पे गलती से कोई चीज़ उठा लिए या गलती से ज़्यादा वजन उठा लिए, उसके वजह से होता है। कंधा उतर जाना, जिनका शोल्डर डिसलोकेशन हो जाता है, कहाँ पे, उसके वजह से भी शोल्डर पेन होता है। क्या होता है, कैसा होता है, मैं बाद में बताऊंगा अंदर क्या होता है एक्चुअली। और उसके बाद आता है रात में ज्यादा टाइम तक हाथ सिर के नीचे रख के सोना, मतलब बहुत लोग ऐसे सोने का उनका हैबिट है, तो ये हाथ का जो पोजीशन ऐसे रहता है उसके वजह से भी शोल्डर पे इंजरी आता है। मसल्स रप्चर होते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं, उसके वजह से पेन धीरे धीरे बढ़ता है और पेन नॉर्मल होगा तब हैंड का मूवमेंट हो पा रहा होगा, पर अगर उसको हम इग्नोर करते जाएंगे तो वो फ्रोजन शोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब शोल्डर का मूवमेंट भी करना पॉसिबल नहीं होगा। मैं बाद में बताऊंगा कैसा क्या होता है। और नेक्स्ट आता है कहाँ पे गलत तरीके से झूल जाने से, कहाँ पे हम हैंग कर गए, कहाँ झूल गए, तो वो गलती से वहाँ अंदर मसल का टीयर होता है। और नेक्स्ट आता है ज़्यादा टाइम तक ड्राइविंग करने से, ज़्यादा हम कहाँ पे लॉन्ग रूट में चले गए या एवरी डे हमारा जॉब पे जाने के लिए ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है, ड्राइविंग करना पड़ता है, वो चाहे टू व्हीलर हो, वो चाहे कार हो, जिसमें भी। नेक्स्ट और एक कारण है, हमारा जो किचन का स्लैब होता है अगर वो ज़्यादा हाइट पे होता है, जो भी रसोई उसमें करते हैं जैसे कि हाउस वाइफ्स हमारे हो गए, वो अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे हाथ उठा के रख के रसोई करते हैं तो हमारा शोल्डर पे इंजरी होने का चांसेस भी ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है बैगेज। बैगेज मतलब आप बोल सकते हैं कहाँ पे ज़्यादा वेट उठाए उठाए नहीं होंगे, आप ट्रेन में जा रहे हैं किधर, तो ट्रॉली बैग तो स्टेयरकेस में उठा नहीं पा रहे हैं, अगर एस्केलेटर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा है। अगर कहाँ पे स्टेयरकेस में ज़्यादा आप वजन उठा के चले गए, आपको लेके जाना ही है, तो 3-4 बैग एक साथ उठा के लेके चले गए तब तो कुछ नहीं होगा, पर बाद में ये धीरे धीरे ये अंदर रप्चर हुआ होगा, इंजरी हुआ होगा, उसके लिए पेन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये भी एक कारण है हमारे शोल्डर पेन का। नेक्स्ट कारण आता है हमारा सर्वाइकल इन्वॉल्वमेंट। हमारे जो सर्वाइकल हड्डियां हैं, जो रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे स्पाइन है, उधर अगर नर्व कंप्रेशन होता है रेडिएशन के वजह से, हमारे कंधे को पेन आता है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। और एक कैसे है ब्रेन स्ट्रोक, इसका डायरेक्ट कुछ लिंक नहीं है शोल्डर के ऊपर, पर ब्रेन स्ट्रोक के वजह से जो पैरालिसिस होता है, एक साइड का लकवा मार जाना, पैरालिसिस, एक साइड का पैरालिसिस जो होता है, उसमें क्या होता है सब जॉइंट्स ढीले पड़ जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अगर उस टाइम पे हम गलत तरीके से कोई पेशेंट्स को उठा लिए, अच्छा हाथ तो कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए उसको, अगर उसका जो अफेक्टेड साइड होगा उसको हम गलत तरीके से कुछ उठा लिए तो ये खिसक जाता है, ये बाहर चला आता है ये हड्डियां, तो उसके वजह से भी कंधे का पेन हो जाता है। देन आता है रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आ चुके हैं जिनका एक बार खिसका होगा, मतलब ये उतर गया होगा हड्डी, और उसको वो ज़्यादा ध्यान ध्यान नहीं दिए होंगे, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करवाए होंगे, और वो हड्डी बार बार खिसका होगा या उतरा हो गया होगा, तो उसके वजह से भी शोल्डर इंजरी होता है, उसके वजह से भी पेन होता है, स्लैप लीजन
और बैंकट लीजन हम उसको बोलते हैं। ये क्या है मैं बाद में बताऊंगा आपको। और एक आता है ब्रैकियल प्लेक्सस इंजुरी। ब्रैकियल प्लेक्सस ये होता है कि हमारा जो नस आते हैं, नर्व्स आते हैं, जो सर्वाइकल से, रीढ़ की हड्डी से, स्पाइन से जो नर्व्स आते हैं, कुछ इंजुरी होके, मतलब कहाँ से गिर गए जोर से या बाइक एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्चुअली कॉज होता है कि ये टूट जाते हैं। तो उसके वजह से हाथ पैरालाइज्ड हो जाते हैं। ये शोल्डर पेन आपको फौरन नहीं होगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे जब शोल्डर टाइट होता जाएगा उसके वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और आता है एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। ये क्लिनिक में एक्चुअली कोविड टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे शोल्डर पेन लेके आए हैं। तो एक्चुअली हम भी परेशान हो गए, कंफ्यूज हो गए कि ये क्यों हो रहा है। बहुत लोग वैक्सीन लेके भी निकला, हम लोग तो सोचने लग गए कि वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट आ रहा है। पर बाद में ये पता चला कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं था। ये बहुत लोग का ये कारण था शोल्डर पेन का कि वैक्सीन लेने के बाद शोल्डर दर्द हो जा रहा था बहुत लोग का। तो उसके बाद आइसिंग देना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए, वो किए नहीं है, बहुत लोग ऐसे किए नहीं हैं। तो उसके द्वारा क्या हुआ है, तो शोल्डर इन्फ्लामेशन हुआ होगा, दर्द हो रहा होगा, वीक होगा अंदर, और उसी के साथ अगर हम काम कर दे रहे हैं तो अंदर अंदर में हमारा जो मसल से, रोटेटर कफ मसल हो गया, डेल्टोइड हो गया, कहाँ पे रप्चर हुआ होगा, और वो रप्चर धीरे 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 बढ़ के हमारा पेन भी बढ़ गया होगा। और सेकेंड चीज़ है कि तब तो सब जॉब भी ऑफ था, हम सब वर्क फ्रॉम होम में थे। तब क्या हो रहा था, मतलब जॉब का टाइम ख़त्म हो गया और हमारे नज़र में आया चलो आज घर के चारों तरफ जो पेड़ मतलब इधर उधर के पेड़ उगे हैं उसको काट देते हैं आज। तो जो चीज़ हम वेपन लेके निकले सब काटने के लिए, तो जो चीज़ हम सालों साल के लिए नहीं किए होंगे वो एक दिन के अंदर कर दिए होंगे। तो उसमें क्या होगा कि शोल्डर के ऊपर बहुत इफेक्ट आया होगा और उसके लिए भी इंजरी हुआ है। बहुत लोग ऐसे भी आए हैं, कॉज हिस्ट्री उनका ये भी है शोल्डर पेन का। और एक ये हिस्ट्री है कि वही कोविड टाइम पे कि कभी सालों भर खेले नहीं होंगे, कुछ बाहर भी नहीं गए होंगे। तो तब छुट्टी था, तब बाहर आके कोई बैडमिंटन खेले हैं, कोई बैट बॉल खेले हैं, क्रिकेट खेले हैं। उसके वजह से एक शोल्डर पे ज़्यादा इफेक्ट आ गया, ज़्यादा ओवर प्रेशर आ गया और उसके वजह से भी इंजरी हुआ है। तो ये भी कारण हो सकते हैं शोल्डर पेन के। और लास्ट में आता है हमारे डायबिटीज़। डायबिटीज़ और हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, ये दोनों अगर होते हैं तो शोल्डर का इंजरी हो या ना हो तो शोल्डर पेन ये एग्रावेट करवा देते हैं ये दोनों। अगर डायबिटीज आपका होता है, अगर हम डायबिटिक लोग हैं तो उनको हम शोल्डर के मूवमेंट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे उनका शोल्डर स्टीफ होता जाता है, मसल सिकुड़ जाते हैं और उसके वजह से फ्रोजन शोल्डर भी अराइज हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका कॉज है डायबिटीज, डायबिटीज के वजह से भी फ्रोजन शोल्डर अराइज हो जाते हैं। और लास्ट को एक चीज मैं बोलूंगा, इसके ऊपर हम डिस्कशन आज नहीं करेंगे, जो कि है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स क्या है, हमारा कैंसर। कैंसर, अगर कुछ बोन में कैंसर हो गया और अंदर कुछ कैंसर के वजह से हमारा शोल्डर का पेन अराइज हो रहा है, तो ये भी शोल्डर का पेन का कॉजेस हो सकता है कैंसर। इसके अलावा हमारा हो सकता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया जो कि जेनेटिक है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस हो गया वो भी जैसे जेनेटिक है, तो ये भी कॉज होता है शोल्डर पेन का। ये सब जो कारण मैं कहा, इन सब में कुछ कुछ चीज है जो अंदर हमारा खराब होता जाता है, उसी के वजह से ही हमारा पेन होता है। तो चलिए जानते हैं कि अंदर क्या खराब एक्चुअली होता है। तो हमारा पहला आता है रोटेटर कफ मसल का टियर होना या टूट जाना। रोटेटर कफ मसल एक्चुअली हमारा नॉर्मल, हमारे कंधे के ऊपर दो लेयर के मसल है, एक है अंदर का लेयर और एक है बाहर का लेयर। अंदर का लेयर का जो मसल है रोटेटर कफ मसल, उसमें चारों मसल आते हैं, एक है सुप्रास्पाइनेटस, एक है इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस। तो ये इन लोगों का काम है शोल्डर को स्टेबलाइज करके रखना।
और इनिशियल मूवमेंट जो है हाथ का, इनिशियल मूवमेंट मतलब जो स्टार्टिंग डिग्री का हम मूवमेंट करते हैं हाथ का, यही मसल उसको करवाते हैं। तो इसका रप्चर होना 80 से 85% लोगों का जिनका शोल्डर पेन होता है, उनका यही एक्चुअली कॉज होता है शोल्डर पेन का। इसके अलावा हमारा हो गया ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट अफेक्ट होना। ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट क्या है हमारा? तो ये हो गया हमारा शोल्डर का हड्डी, इसको हम स्कैपुला बोलते हैं। ये एक्चुअली लेफ्ट साइड का है, तो इसको हम स्कैपुला बोलते हैं, इसको ह्यूमरस बोलते हैं, इसको क्लैविकल बोलते हैं, जिसको कोलर हम बोन हम बोलते हैं, जहाँ जो कि इधर है। तो इसमें क्या होता है, इसको हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। ये ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में क्या होता है, ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है। ये हो गया हमारा हाथ का हड्डी, ऐसा बॉल जैसा है, उसके ऊपर ये सॉकेट जैसा है, तो ऐसे वो घूमता रहता है उसके अंदर। इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा करने के लिए हमारा एक झील टाइप का एक मेटल होता है, जो कि ऐसे जकड़ के रखता है शोल्डर के हड्डी को, और उसके अंदर वो घूमता रहता है। तो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट का जो इंजरी होता है, उसमें क्या होता है, ये झील टूट जाता है। तो उसको हम बैंकेट लीजन और स्लैप लीजन बोलते हैं। बैंकेट लीजन कब होता है, अगर आगे से ये टूटेगा, आगे से और नीचे से ये टूटेगा झील, तो उसको हम बैंकेट लीजन बोलेंगे। अगर ऊपर से इधर से टूटेगा, उसको हम स्लैप लीजन बोलेंगे। और एक है हमारा एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट का इंजरी होना। एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट है ये, यहाँ पे एक बर्सा होता है। बर्सा यानी कि ये जो मसल्स हैं, ये बोन में घिस ना जाए, इसके वजह से यहाँ पे एक बर्सा टाइप का मेटल, एक कुशन टाइप का मेटल है। अगर कहाँ पे इंजरी हमारा होता है, कहाँ पे हम गिर जाते हैं, कहाँ पे ज़ोर से चोट लगता है कंधे पे, तो इसके वजह से ये बर्सा में रप्चर या टीयर्स आ जाते हैं। तो उसके वजह से अगर हम शोल्डर को मूवमेंट करते हैं, ऐसे हाथ ऊपर उठाते हैं या हाथ ऐसे अडक्ट करते हैं, इसके वजह से इधर पे पेन होता है। ये मसल्स और ये जो हड्डी, इसके अंदर जो बर्सा है, ये टूट जाने के वजह से ही होता है। इसको हम बर्साइटिस भी बोल सकते हैं। ये धीरे धीरे सब मसल्स को इन्वॉल्व करवा देता है, और इसके वजह से भी फ्रोजन शोल्डर होने का चांसेस भी है। तो ये सारे जो कारण हम जाने, ये सब केसेस में हमारा एक में आता है, अगर एज ए होल हम बोलें, हमारा एक में आता है शोल्डर का रोटेटर कफ मसल का इंजरी होना या टूटना या रप्चर होना। उसके वजह से इनिशियली हमको स्टार्टिंग में हमको पेन होगा। उस पेन को अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, तो वो ज़्यादा बढ़ते बढ़ते शोल्डर का पेन ज़्यादा होगा, हम हाथ उठा नहीं पाएंगे, हाथ स्टीफ हो जाएगा। और एक्रोमियोक्लाविकुलर जॉइंट में जो पेन होता है, इम्पिंजमेंट होता है, बर्साइटिस होता है, उसके वजह से भी शोल्डर का टाइट हो जाने का चांसेस है। कुछ भी हो के हमारा शोल्डर का पेन होगा, अगर हम उसको नहीं उठाएंगे ज़्यादा दिन के लिए, तो लास्ट में ये एक चीज़ होता है फ्रोजन शोल्डर। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं बाद में बोलूँगा, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब हो गया शोल्डर का पेन का कारण। तो अब चलिए जानते हैं शोल्डर का ये सब जो पेन है, इसका ट्रीटमेंट या इलाज कैसे करें। तो अब आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। इसमें ट्रीटमेंट में क्या है, शोल्डर का आपका इंजरी हो रहा है, पहले सूजन है, पेन है, इन्फ्लामेशन है, तो इसमें हमारा पहले मेडिसिन आता है। मेडिसिन में हमारा क्या आता है, एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स, जिसमें हमारा एसिक्लोफेनाक और डाइक्लोफेनाक कंपोजिशन होते हैं। उसके बाद आते हैं NSAIDs, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जिसमें हमारा आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सेन होते हैं। उसके बाद आता है COX-2 इनहिबिटर्स, जिसमें आता है हमारा इटोरकॉक्सिब। इसके बाद आते हैं हमारे सप्लीमेंट्स हो गए, जैसे कि कार्टिलेज हो गए, हमारा विटामिन D3 हो गया, कैल्शियम हो गया। और इसके अलावा स्टीरॉयड इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, जिसका कंपोजिशन होता है प्रेडनिसोलोन। और बहुत सारे टाइप्स के स्टेरॉइड्स हैं, जिसको मैंने पहले वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं इसमें दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो नी के ऊपर मैंने वीडियो किया था, उसमें जो चीज़ है एक्चुअली मेडिकेशन, इसी में भी कंधे का केसेस में भी वही सेम मेडिकेशंस यूज़ किए जाते हैं। तो इसके बाद आता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, आपका जो शोल्डर का पेन हुआ है, वो अंदर जो टूटा होगा,
उसको एक्चुअली हमारा बॉडी का इम्यूनिटी ही खुद उसको ग्रो करवा देगा। जैसे कि हमारा स्प्रेन या स्ट्रेन हो गया, कुछ भी हुआ है, मसल का रप्चर हुआ है, बॉडी का इम्यूनिटी ही उसको ठीक करवाता जाएगा। पर उस दिन तक कुछ कुछ दिन चाहिए उसके लिए, तो तब तक हम मेडिसिन खाएंगे। अगर फिजियोथेरेपी नहीं करवाएंगे तो वो मसल्स टाइट होते जाएगा और उसके वजह से आपका शोल्डर जॉइंट और भी स्टीफ होता जाएगा और आप हाथ जितना भी उठ रहा था, बाद में आपका पेन शायद कम जाएगा पर आप हाथ उठाने लायक नहीं रहेंगे, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो उसमें क्या करना है, आपको मेडिसिन लेना है और इंजरी जब हुआ है तब स्टार्टिंग से मेडिसिन लेना है और उसके साथ एक हफ्ते के बाद आपको फिजियोथेरेपी स्टार्ट करना है। बहुत ऐसे पेशेंट्स आ चुके हैं जो कि सिर्फ इंजरी के बाद मेडिसिन खा के ही घर पे रहे हैं, इग्नोर किए हैं और उसके साथ क्या हुआ है, उनका शोल्डर का स्टिफनेस बढ़ते गया है, कंधा टाइट होते गया है, कंधे के लिए एल्बो भी टाइट होते गया है, हाथ का मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, रात में सो नहीं पाएंगे, ये पेन नेक तक भी, गर्दन तक भी आता जाएगा, ये भी टाइट होते जाएगा। तो इसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। तो ये चीज जैसे ना हो उसके लिए हमें फिजियोथेरेपी करवाना है। फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज के बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट के बात बोल रहा हूँ। फिजियोथेरेपी में पहले आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो देखेंगे, हम देखेंगे कि आपका क्या हुआ है अंदर, कौन सा चीज एक्चुअली आपका खराब हुआ है, उसके लिए क्या एक्चुअली ट्रीटमेंट आपका होगा, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। कुछ सेशंस के बाद फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट कुछ दिन लेने के बाद जब आपका ठीक हो जाएगा तब हम बताएंगे कि घर में आपको क्या एक्सरसाइज चालू करना है, घर में आप क्या एक्सरसाइज करेंगे। पर अगर ये याद रखिए, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं अभी यूट्यूब में या कहाँ पे भी, आप अगर वो देख के पहले से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं तो इंजुरी होने का चांसेस है आपके रे। ये अगर इंजुरी होगा तो वो पेन ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि शोल्डर अभी टाइट है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, आप उसको खुले नहीं है और उसी के ऊपर अगर आप एक्सरसाइजेस ज्यादा कर दे रहे हैं, अगर आपका काम हुआ है और आप एक्सरसाइज कर दे रहे हैं तो मे भी आपका ठीक हो सकता है। पर अगर आपका ज्यादा हुआ है उसको तो हम एमआरआई में देख सकते हैं, अगर आपका ज्यादा हुआ है एमआरआई या एक्सरे से पता चल जाएगा। अगर आपका ज्यादा हुआ है और उसके साथ आप एक्सरसाइज कर दे रहे हैं तो पेन बढ़ने का भी चांसेस है। तो ये मत कर कीजिए, घर में एक डॉक्टर का सलाह लेके करना ही सबसे अच्छा है। और इसके बाद आता है हमारा सर्जरी। सर्जरी में हमारा क्या आता है, जो हमारा स्लैप लीजन हो जाता है, बैंकट लीजन हो जाता है, जो ग्लिनर्ड लैब्रम का टियर हो जाता है, उसमें क्या क्या आता है ना, सर्जरी का एक प्रोसीजर प्रोसेस आता है हमारा। इसमें हम ग्रेड 1 अगर होता है, हम देखते हैं एमआरआई में पता चल जाता है, एमआरआई का रिपोर्ट से, एमआरआई का फोटो से पता चल जाता है कि अंदर कितना खराब हुआ है। अगर कम खराब हुआ होगा, ये लाब्रम का टूटना जो है वो कम हुआ होगा, ग्रेड 1 तक हुआ होगा, तो ये फिजियोथेरेपी में ट्रीटमेंट होना पॉसिबल है, सर्जरी इसमें नहीं चाहिए। मैं मेरे हर एक पेशेंट्स को बताता हूँ वही चीज़ कि सर्जरी एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है। सर्जरी इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट इज द लास्ट ऑप्शन। आप सब ट्रीटमेंट करवा लिए, कुछ में काम नहीं दिया तो लास्ट में आप सर्जरी को जाइए। बुक भी यही कहता है, हमारा मेडिकल सिस्टम भी यही कहता है कि सब ट्रीटमेंट करवाने के, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो कि बिना सर्जरी का ट्रीटमेंट, ये सब करवाने के बाद अगर आपका पेन नहीं जा रहा है तब आप सर्जरी में जाइए। पहले से सर्जरी करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके जानते हुए सर्जरी में एक फॉरेन मेटेरियल और फॉरेन चीज जो कि स्टील होता है वो अंदर आपका लगाया जाएगा। तो वो लगाना एक्चुअली खराब नहीं है, पर क्यों, पहले हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, उसके बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो हम सर्जरी में जाएंगे। तो ये सब हो गया आपका शोल्डर पेन का ट्रीटमेंट। तो एक चीज इसमें, कुछ चीज रह गया, जैसे हो गया हमारा फ्रोजन शोल्डर, बैंकट लीजन, स्लैप लीजन और रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन, जिनका शोल्डर अपने आप निकल जा रहा है। और बहुत सारे चीज रह गया उसके एक एक, जैसे कि डायबिटीज होने से क्यों आपका फ्रोजन शोल्डर ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बताऊंगा। तो अगर
वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ।